बच्चों, आज हम फसलों के त्योहार पाठ पढ़ेंगे। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के साथ साथ जो है यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और जब फसलें पकने वाली होती हैं या पकने के बाद जब घर आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब गेहूं की फसल जो है वो पकने वाली होती है तो उसमें जनवरी में, मध्य जनवरी में यानी कि बीच में, जनवरी के बीच में 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। उस पर्व को मनाने का जो औचित्य होता है वो ये है कि गेहूं की फसल या कुछ अन्य फसलें जैसे जौ है या चना है, ये फसलें जो है वो पक कर के आने वाली होती हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब फसलें पक कर के आने वाली होती हैं तो लोग जो है उसको और ज़्यादा उत्सव मनाते हैं, यानी कि खुशी मनाते हैं। उससे पहले ही खुशी के रूप में वो त्यौहार मनाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, सूर्य भी अपनी जो प्रकाश को जो है और तेज़ करता है, यानी कि उसकी गर्माहट उस दिन से और तेज़ होने लग जाती है। तो उसकी खुशी में जो है त्यौहार मनाते हैं। उस दिन क्या होता है, अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से, जैसे यूपी में और बिहार में जो है उस दिन खिचड़ बनता है, खिचड़ी बनती है और उसको जो है दही से खाया जाता है और वो बाँटी भी जाती है इधर उधर। परिचित लोगों में उस दिन केवल खिचड़ी ही खाई जाती है और कुछ नहीं खाया जाता। ये विशेष पर्व होता है। तो इस पर्व को मनाने का औचित्य यही है कि जो फसल हमारी आने वाली है उस फसल को जो है वो फसल अच्छी हो और हम सूर्य भगवान का जो है शुक्रिया अदा करते हैं, प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं कि ताकि हमारी जो फसल आने वाली है वो अच्छी हो। तो इस पाठ का ये परिचय है। उसके बाद फसल आने के बाद एक त्यौहार होता है, जैसे गेहूं की फसल आने के बाद एक त्यौहार होता है, उसे कहते हैं वैशाखी। तो ये ऐसे भारत में अनेक परंपराएं त्योहारों की रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के साथ में जो है वो पर्वों और त्योहारों का भी देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर हर घर में एक अलग प्रकार का, एक अन्य प्रकार का उत्सव देखने को मिलता है, तो वो है भारत देश। तो आइए बच्चों, हम नया पाठ जब प्रारंभ करते हैं तो उसके कुछ कठिन शब्दार्थ हम लिखते हैं। तो इसमें दो प्रकार के कठिन शब्दार्थ हैं। एक तो ये है कि जिनकी हमें प्रोनाउंसिएशन करने में, यानी कि उच्चारण करने में दिक्कत होती है, और दूसरे वो हैं जिनका हमें वर्ड मीनिंग निकालने में दिक्कत होती है। तो पहला हम एक बार देख लेते हैं। पहले कठिन शब्दार्थ हैं, इनकी हमें प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है, उनको देखते हैं। उसके बाद जो कठिन शब्दार्थ हैं उनका भी मीनिंग देखेंगे। तो फसलों के त्यौहार लिखा हुआ है। मैंने आपका पाठ का परिचय बता दिया है। आपको पाठ का परिचय भी आपको लिखना है और जो है इससे रिलेटेड जो भी कवर पेज बना सकते हो वो भी बनाना है। तो ये है कि गर्माहट, जैसे गर्माहट बोलते हैं हम, तो इसको भी हम प्रोनाउंसिएशन इसकी अच्छी तरह करें। उसके बाद है चंपाकल, होखश, ऐसन, फरमाइशी, तिलकुट, संक्रांति, आदिवासी, जनजातियाँ, घटियाँ, आशीवार्दी, वार्दी, कुमाऊँ, घुघुतिया, गूंथकर, बर्फीले। अब कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, तो दोनों एक बार देख लेते हैं। बोरसी, अंगीठी। बोरसी को बच्चों क्या कहते हैं? अंगीठी कहते हैं। बोरसी शब्द जो है वो बिहार में बोरसी कहा जाता है अंगीठी को। और जो बोरसी का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, अर्थ होगा वो क्या होगा, अंगीठी होगा। लापता यानी कि गायब। अंदाज यानी कि तरीका। प्रणाम यानी कि नमस्कार। फरमाइशी यानी कि मनपसंद। चाव यानी कि शौक। सुस्ताना यानी कि आराम करना। मध्य यानी कि बीच में। प्रांतों यानी कि राज्यों। इजहार यानी कि प्रकट करना। पाला यानी कि ठंड। जोशो खरोश यानी कि धूमधाम। जश्न यानी कि उत्सव। खुशनुमा यानी कि सुहावना। नृत्य यानी कि नाच, डांस। आशीवार्दी का मतलब होता है शुभ। सैलाब का मतलब होता है भीड़। ठठुरते का मतलब होता है कांपते। बर्फीले का मतलब होता है ठंड। और ढंग का मतलब होता है तरीका।
तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों, तो उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उसके बाद हम इसके पाठ को एक बार पढ़ेंगे। उसमें और भी जो कठिन शब्दार्थ आएंगे हम वहीं पर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।